हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक होने वाला है जिसमें जिससे हर आयोग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो आपका डीएसएसबी हो या चाहे आपका यूपी हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है जहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। अकाउंटिंग से सभी क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे जो इस सीरीज में हम जो लेकर आज शुरू कर रहे हैं सीरीज को, इसमें बिल्कुल आपको बेसिक से लास्ट एडवांस तक टोटल वर्क यहाँ पर टोटल टॉपिक्स, टोटल कोर्स आपको कवर कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम को हक आपका टेलीग्राम है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात ये है कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है आरपीएससी में नहीं आता बट यूपी में आता है, तो उसकी आपको पहले ही बता दिया जाएगा, थंबनेल पर साफ लिखा होगा कि ये टॉपिक केवल आरपीएससी वालों के लिए ही है। बाकी आपको पता ही है ये तो टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर आपका कोई लॉस है तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। तो मानते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और अब बीच में कोई बातें नहीं होंगी। तो पहला क्वेश्चन आपका बही खाता पद्धति का संबंध होता है। मतलब बुक कीपिंग इज कंसर्न विद। तो बुक कीपिंग किससे संबंधित होता है? वित्तीय लेन-देन और घटनाओं का अभिलेखन से, अभिलेखित आंकड़ों का वर्गीकरण और या सारणीकरण से, आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ता के लिए आंकड़ों का व्याख्या, वित्तीय विवरणों का अभिलेखन और विश्लेषण। ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्ड डेटा, इंटरप्रेटिंग डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा उससे पहले देख लेते हैं बही खाता क्या है। जो बुक कीपिंग मतलब बही खाता, जो बुक कीपिंग को डिफाइन किया जाता है वो यह किया जाता है कि बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है। किसकी आर्ट है? ये करती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने की आर्ट है। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की जो बुक्स हैं उसमें रिकॉर्डिंग करने की ये आर्ट है। द मैंडेटरी एस्पेक्ट ऑफ द कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो आवश्यक महत्वपूर्ण इवेंट्स होती हैं, जो महत्वपूर्ण आपकी अ, आपकी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी कौन से फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको रिकॉर्डिंग करने की ये क्या है? एक आर्ट है। अगर इसकी थोड़ी सी बात कर लें, बुक कीपिंग का अगर इसका मीनिंग देखें तो बुक कीपिंग क्या है? ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होता है। पहली बात आप ये रखना याद। ये प्रोसीज अगर इसकी देखें तो इसमें क्या-क्या आता है? इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग आती है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट होती हैं, और वो भी कहाँ? इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की जो बुक्स होती हैं उनमें रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शन की, वो आपका बुक कीपिंग होता है। और बुक कीपिंग में क्या-क्या इन्वॉल्व है ये आपको ध्यान से देखना है। इसमें केवल क्या आता है? आइडेंटिफाई ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आती हैं, मेजरिंग करते हैं उनको मनी में, और रिकॉर्डिंग करते हैं जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन किए हैं ट्रांजैक्शन की, उनको आप बुक्स में अकाउंट्स ऑफ बुक में उनको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको क्लासिफाई करते हैं उन इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को, और उनको फिर पोस्टिंग कर देते हैं लेजर में। यहाँ पर आपकी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि एक पॉइंट से जो आइडेंटिफिकेशन है, इस आइडेंटिफिकेशन से आपका अकाउंटिंग भी शुरू होता है और आपका बुक कीपिंग भी शुरू होता है। ये कहाँ तक जाता है? देखिए आइडेंटिफिकेशन दोनों में होता है, मेजरिंग दोनों में होता है, रिकॉर्डिंग दोनों के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर चलते आगे चलते-चलते क्या होता है, जब आप क्लासिफ़ाई कर देते हैं, इनको क्लासिफ़ाइंग कर देते हैं बुक कीपिंग में, दोनों में आता है। क्लासिफ़ाइंग करने के बाद आपका ये बुक कीपिंग रुक जाता है, लेकिन अकाउंटिंग आपका आगे भी जाता है, वो इंटरप्रेटिंग भी करता है और कम्युनिकेटिंग भी करता है इन इन्फॉर्मेशन को। तो आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है, और जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होता है, वहाँ अकाउंटिंग शुरू होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जहाँ अकाउंटिंग पूरा हो जाता है, वहाँ पर आपका ऑडिटिंग शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक हुआ इसका मीनिंग, और ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ये सभी नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब आप आंसर आसानी से बता सकते हैं।
आंसर क्या होगा? आंसर आपका ए होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इसमें क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, सेकंड में भी तो क्लासिफाई तो आ रहा है, बट समराइजिंग नहीं होता। उसके बाद इंटरप्रेटिंग नहीं होता है बुक कीपिंग में, और एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेट यहाँ पर ये क्या एनालाइजिंग भी नहीं करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक में दर्ज नहीं किया जाएगा? जो लेखा पुस्तक है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें कौन सा दर्ज नहीं किया जाएगा, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? सेल ऑफ गुड्स, अब आप देखिए जैसे अभी आपने पढ़ा था कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जिन ट्रांजैक्शन के परिणाम को आप मनी में मेजर कर सकते हो उन्हीं को तो लिखोगे। अब यहाँ माल की बिक्री दिया हुआ है, सेल्स ऑफ गुड्स दिया हुआ है, कितने का, 10,000 का, 20,000 का, जो भी बेचा, तो ये तो रिकॉर्ड होगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ सैलरी, आपने सैलरी कितनी दी है, 5,000, 15,000, 20,000, वो भी रिकॉर्ड होगा यहाँ पर। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, देखिए आपका स्टाफ की जो क्वालिटी है, जो आपके कर्मचारी की गुणवत्ता है, वो 10,000 रुपए की है, 20,000 रुपए की, ये इसमें मनी में नहीं मेजर कर सकते हो आप, तो इसका मतलब ये इसका सही आंसर होगा कि आपके कर्मचारी की गुणवत्ता को हम बुक ऑफ अकाउंट में दर्ज नहीं करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स की बात करें तो गुड्स कितने का परचेज किया है, ये भी अमाउंट में बताया जा सकता है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण कौन सा होता है? विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज पर प्रोसेस ऑफ लिमिटेशन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अकाउंटिंग की बात कर रहा है। अकाउंटिंग की प्रोसेस देखिए, अकाउंटिंग की प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले जो स्टेप आते हैं वो अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जितने भी वित्तीय लेन-देन और घटनाएँ होती हैं, उनकी पहचान करना सबसे पहला स्टेप होता है अकाउंटिंग का। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग करना, मतलब अभिलेखन करना। तीसरा होता है क्लासिफाइंग करना, मतलब वर्गीकरण करना, और फोर्थ होता है समराइजिंग, मतलब आपका सारांशीकरण करना, और फिफ्थ होता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, विश्लेषण और व्याख्या करना, और सिक्स एंड लास्ट होता है कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण। तो ये संप्रेषण को ही लास्ट में पूछा गया है, कम्युनिकेटिंग। तो यहाँ से आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। ये पूरी क्या है स्टेप है, आप यहाँ से समझ लीजिए अगर इसको समझना है। देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन आते हैं, इवेंट्स आती हैं, उसके बाद उनको आप रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड कहाँ करते हो आप रिकॉर्ड करते हो, या तो उनको रिकॉर्ड करोगे कैश, या तो जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, या और जर्नल में भी कितने पार्ट हो सकते हैं, जर्नल के भी दो पार्ट हो सकते हैं। एक सब्सिडायरी बुक्स हो सकती हैं, जिनको हम यहाँ तक सब्सिडायरी बुक है, एक प्रॉपर जर्नल हो सकता है। तो आप इनकी रिकॉर्डिंग या तो कैश बुक में करेंगे, परचेज बुक में करेंगे, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जर्नल पेपर। यहाँ पर आप इनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। जब रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। कहने का मीन्स ये है कि पोस्टिंग कर देते हैं लेजर में। देन इसको समराइजिंग करते हैं, और यहाँ पर आपकी बुक कीपिंग भी पूरी हो जाती है, लेकिन अकाउंटिंग चलती रहती है। समराइजिंग में क्या करते हैं आप, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, और देन ये जो इन्फॉर्मेशन आते हैं इनको आप एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और लास्ट में क्या कर देते हैं, कम्युनिकेटिंग टू यूजर, यूजर के साथ इसकी कम्युनिकेटिंग कर देते हैं। इसके आधार पर जो यूजर होते हैं वो अपना निर्णय ले लेते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या था, कम्युनिकेटिंग टू यूजर। इससे भी आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो आंसर देखते हैं आपका आंसर क्या था क्वेश्चन का। आई होप अब आंसर आप अपने आप ही इसका दे सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका सी, सूचनाओं का संप्रेषण, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन, मतलब लास्ट स्टेप ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए पूछा है वित्तीय लेखांकन जो होते हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है आपकी, इसका मूल कार्य क्या है? व्यावसायिक मतलब यहाँ पर जो वित्तीय लेखांकन है इसका मूल कार्य है। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए अकाउंटिंग की इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपकी अलग-अलग अकाउंटिंग है, बिल्कुल होती हैं। इसकी ब्रांचेज़ होती हैं, बिल्कुल ब्रांचेज़ होती हैं, तो इसकी ब्रांचेज़ देख लेते हैं। तो अगर ब्रांचेज़ की बात करें यहाँ पर, तो जो ब्रांचेज़ होती हैं अकाउंटिंग की वो होती हैं आपकी, एक होती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करती है विद मेंटेनेंस बुक ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमाइन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को निर्धारित करने के लिए क्या करती है, बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करती है।
कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, ये डील करती है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है? निश्चित करना, ये निश्चित करना कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, रिड्यूस कॉस्ट कैसे कम होगी और कॉस्ट को कैसे कम कंट्रोल किया जा सकता है। इन काम के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूज की जाती है। लास्ट होती है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्या डील करती है? प्रोवाइडिंग करती है डिजायर एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जो जरूरी और आवश्यक सूचनाएं हैं उनको उपलब्ध कराती है किसको? मैनेजमेंट को। ताकि वो मैनेजमेंट क्या कर सकता है? अपने फंक्शन आसानी से कर सकता है, सही रूप से डिसीजन ले सकता है। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पूछ रहा है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि देखिए आपसे पूछा है कि इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस या इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा या असिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ से आपसे पूछा है बेसिक फंक्शन, मूल कार्य क्या है? तो इसका जो मूल कार्य होता है वो होता है रिकॉर्ड करना ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बाकी इसके सहायक कार्य हैं। मेन काम जो है वो है रिकॉर्डिंग करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ देखिए इस क्वेश्चन को आप जरूर आंसर देंगे। यहाँ पर पूछा है उप क्षेत्र कौन सा नहीं है? सब फील्ड ऑफ द अकाउंटिंग कौन सा इनमें नहीं है? बुक कीपिंग, मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अभी आपने देखा था यहाँ पर, आपने देखा था कि जो लेखांकन है, लेखांकन में आप देखते हैं तो देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी सब फील्ड है अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। बट कौन सा फील्ड नहीं है? वो होगा आपका बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इसका सब फील्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेन-देन लेजर खाते में निम्नलिखित से दर्ज किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने आता है ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन की आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं, देन इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद आप क्या बनाते हैं? इसका वाउचर तैयार करते हैं। वाउचर मतलब एविडेंस तैयार करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? इसका एंट्री कर लेते हैं, इसके आधार पर जर्नल में एंट्री कर लेते हैं और फिर जब आप जर्नल बना लेते हैं तो जर्नल से फिर आप क्या करते हैं? पोस्ट लेजर में इनकी पोस्टिंग कर देते हैं। तो लेजर में जो पोस्टिंग होती है वो होती है आपकी जर्नल से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लेखांकन का कौन सा लाभ नहीं है? अब लेखांकन के अगर लाभ की बात करें तो कौन कौन से लाभ हैं? देखिए यहाँ पर सभी लाभ आपको दिए हुए हैं। नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे, बिल्कुल टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, सबसे पहले वित्तीय जानकारी देते हैं ये। अकाउंटिंग क्या देती है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है कि किससे कितना ट्रांजैक्शन हुआ है और जो मैनेजमेंट होता है उसकी सहायता करती है, उसके लिए प्रबंधन को भी सहायता देती है। रिप्लेस ऑफ मेमोरी, स्मृति का स्थान ले लेती है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आखिर किससे के साथ क्या ट्रांजैक्शन हुआ था। कंपैरेटिव स्टडी, अगर आप ये देखना चाहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, तो वहाँ भी ये काम करती है कि पिछले साल आपकी परफॉर्मेंस क्या थी, इस साल आपके बिज़नेस की परफॉर्मेंस क्या है। कर देनदारियों का निपटान में सहायक होती है। इससे आपको फैसिलिटेट्स होती है कि आपको टैक्स लायबिलिटी देनी कितनी है। फैसिलिटेट करती है लोन्स को। अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो देखिए जो बैंक आपको लोन दे रहा है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहता है और फाइनेंशियल पोजीशन तभी देख सकता है जब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हो तो। न्यायालय के साक्ष्य के रूप में कार्य करती है, ये एविडेंस के रूप में कार्य करती है। कोर्ट में अगर कोई भी केस कोर्ट में जाता है तो वहां भी इसको एविडेंस के रूप में देखा जाता है। फैसिलिटेटिंग सेल्स ऑफ बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो भी ये आपकी सहायता करती है। यहीं से आपके बिजनेस की सही से आंकलन हो पाता है कि आपके बिजनेस की मूल्य क्या है। असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी जब आप क्या करते हैं, अगर आप दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उसकी स्थिति में भी सहायता होती है। हेल्पफुल इन द पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी खातों में सहायक होती है। तो ये सारे अकाउंटिंग के लाभ हैं। अ, अब इन लाभों को देखने के बाद आशा करता हूँ कि आप अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो आपको आंसर देना है। तो क्या लाभ है इसका? आपसे लाभ पूछा था, लाभ ही बताना है देखो आपको। तो प्रतिस्थापन मेमोरी होती है, बिल्कुल होती है। व्यवसाय का वर्तमान मूल्य दर्शाती है, ये नहीं है। लेखांकन मूल्य में परिवर्तन दर्ज नहीं किए जाते हैं, परिवर्तन तो दर्ज किए जाते हैं, ये भी गलत होगा। लेखांकन पूरी सटीक नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन होती है। और जैसे यहाँ पर दिया हुआ व्यवसाय का वर्तमान मूल्य
दर्शाना, ये इसका कार्य है लेकिन लाभ नहीं है। लाभ क्या है? ए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सब सोचते हैं कि ये भी बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन ये लिमिटेशन में आ जाती है। यहाँ आपसे लिमिटेशन नहीं, लाभ पूछा गया है। तो रिप्लेस ऑफ मेमोरी ये इसका लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा वित्तीय विवरण का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? इसका मतलब जो आप अकाउंट्स बनाते हैं, इनको यूज़ करने वाले जो होते हैं, वो होते हैं यूज़र्स और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, इन अकाउंट्स को ही क्या बोलते हैं हम? इन खातों को ही हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो यूज़ करते हैं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र कहलाते हैं। ये यूज़र आपके 2 तरह के हो सकते हैं, इनको देखते हैं। तो यहाँ पर ये यूज़र का चार्ट है देखिए अकाउंटिंग यूज़र इसमें जो होते हैं आपके अकाउंटिंग यूज़र में भी क्या देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं। देखिए 2 तरह के होते हैं आपके, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल की बात करें तो इसमें आ जाता है ओनर, बिज़नेस का जो मालिक है भई वो अपने अकाउंट चेक करेगा। मैनेजमेंट है, ये चेक करेगा अपने अकाउंट से पूरे चेक है। ये सभी अकाउंट चेक कर सकते हैं, इन्हें कोई रोक-टोक नहीं है। आगे देखते हैं फिर एक्सटर्नल में कौन हो सकते हैं? एम्प्लॉयी। अब आप कहेंगे सर एम्प्लॉयी तो बिज़नेस के अंदर काम करते हैं, इनको एम्प्लॉयी को वर्कर को इंटरनल क्यों कह दिया? यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। तो देखिए एम्प्लॉयी को ये अधिकार नहीं होता है कि वो टोटल अकाउंट चेक कर ले। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सभी अकाउंट जाकर अकाउंट डिपार्टमेंट में चेक कर लेगा, इसको अधिकार नहीं होता है। तो ये भी क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र में आते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन देना चाहते हैं, वो भी आपके बिज़नेस के बाहर के ही एक्सटर्नल यूज़र में आएँगे। या पोटेंशियल इन्वेस्टर जो भावी जो सोच रहे हैं या इन्वेस्टर करते हैं आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो भी किसमें आ जाते हैं? एक्सटर्नल यूज़र में आ जाते हैं। इसी के साथ क्रेडिटर्स होते हैं, जो आपको उधार माल देते हैं, वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो ये क्रेडिटर्स भी किस में आ जाते हैं? ये क्रेडिटर्स भी आपके एक्सटर्नल यूज़र में आ जाते हैं मतलब बाह्य उपयोगकर्ता में ये आ जाते हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी जो भारत सरकार की अथॉरिटी है या भारत सरकार है, वो सरकार भी किस में आ जाती है? एक्सटर्नल यूज़र में आ जाती है, बाह्य यूज़कर्ता में। पब्लिक हो चाहे रिसर्चर हो, ये सभी किस में आ जाते हैं? बाहरी उपयोगकर्ता में ये आ जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। अब मैं आशा करता हूँ आप आंसर आसानी से दे सकते हैं अपने क्वेश्चन्स का। क्वेश्चन्स में क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है कि बताइए इसमें आंतरिक उपयोगकर्ता कौन नहीं है? मतलब इंटरनल यूज़र कौन नहीं है? अब देखिए आप कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होता है क्योंकि ये अकाउंट चेक भी कर लेता है और बिज़नेस के अंदर रहता है। मैनेजर भी होते हैं। एम्प्लॉयी तो मैंने कहा था ना इसी को पूछता है, तो देखिए एम्प्लॉयी कर्मचारी जो होते हैं ये एक्सटर्नल में आते हैं। एक्सटर्नल यूज़र होते हैं मतलब बाह्य होते हैं। कौन से होते हैं? बाह्य उपयोगकर्ता होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखांकन की गुणात्मक विशेषताओं में शामिल हैं। आखिर जो गुणात्मक विशेषताएँ होती हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन-कौन सी होती हैं? देखिए, पहली जो आपकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वो है रिलायबिलिटी। क्या है? रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता। इसका अर्थ क्या होता है? जो वित्तीय जानकारी है, उनका सत्यापन योग्य होनी चाहिए। मतलब पूर्वाग्रह और भौतिक त्रुटियों से वो मुक्त होनी चाहिए। कहने का मीन्स ये है कि जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसी न किसी उनका प्रूफ एविडेंस होना चाहिए, उनका वाउचर होना चाहिए, तभी वो विश्वसनीयता होंगी। तो ये किस क्या है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो भी आप ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास उसका एविडेंस भी होना चाहिए ताकि उनको वेरीफ़ाई किया जा सके कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर आपने किसी से पेमेंट लिया है तो आपके पास रिसीट भी होनी अगर आप किसी पेमेंट ले रहे हैं, दे रहे हैं तो उसकी रिसीट भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? उसमें दूसरा होता है रिलीवेंस, दूसरा क्या है रिलीवेंस मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि जो उपयोग करता है, उसको निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। मतलब जो इसको यूज़ करने वाला है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उसको ये सहायता करनी चाहिए मतलब उसके लिए ऐसी होनी चाहिए ताकि वो इनको यूज़ करके अपना डिसीजन सही ले सके। अगर वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है यूज़र तो इसका मतलब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसके काम की नहीं है। थर्ड देख लेते हैं यहाँ पर, थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आप अकाउंटिंग बना रहे हैं, ये अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? ये ऐसे होने चाहिए जिनको आसानी से समझा जा सके। मतलब इनको समझने में
आसानी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप इनको समझ नहीं पा रहे हैं। आप मतलब अकाउंटिंग यूज़र इनको समझ नहीं पा रहा है। और फोर्थ होता है कंपेयरेबिलिटी, मतलब इसका मीन्स होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, कंपेरेबल बनाए इन्फॉर्मेशन टू प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर से इस साल की आसानी से तुलना कर सकें, आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए। तो ये चारों रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी और रिलीवेंस, ये सब क्या है? ये हैं आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की गुणात्मक विशेषताएँ। अब आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि देखिए जो है क्वालिटेटिव करेक्ट, ये क्या होनी चाहिए? रिलायबिलिटी और रिलीवेंस होनी चाहिए, बिल्कुल। अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रू एंड फेयर रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, नन ऑफ द अबव नहीं। तो सही आंसर सी होगा। क्यों होगा सी? देखिए ट्रू और फेयर कब होंगी? ट्रू और फेयर तभी होंगी यदि यदि वे अगर वो रिलेटिव होंगी, अगर वो उनमें रिलायबिलिटी होगी, रिलीवेंस होगी, तभी वे, अगर वो उनमें रिलायबिलिटी या रिलीवेंस है, तो ही वो ट्रू और फेयर हो सकती हैं। तो ट्रू और फेयर इस लिख दिया गया है। रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, देखिए यहाँ ये दोनों भी हैं, तो इस ऑप्शन में ये दोनों यही आ गया। उसके बाद रिलायबिलिटी दे रहा है, तो वो भी यहाँ आ गया। रिलीवेंस की जगह क्या लिख दिया है? ट्रू एंड फेयर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, समझने की बात है, ऑप्शन तो पहला दूसरा भी सही होगा, लेकिन ये सारी बातें उसमें नहीं आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है? रिलायबिलिटी होता है, बिल्कुल होता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है, कंपेयरेबिलिटी होता है, मटेरियलिटी नहीं होता। ये हमने अभी देखा था। भौतिकता मतलब मटेरियलिटी, ये गुणात्मक विशेषता नहीं होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माप की एक समान इकाई और रिपोर्टिंग एक समान प्रारूप का उपयोग। यूज ऑफ कॉमन यूनिट, मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। ये कंपेयरेबिलिटी को प्रमोट करता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी करता है, रिलीवेंस होता है या रिलायबिलिटी होता है। तो देखिए ये होगा आपका फर्स्ट, कंपेयरेबिलिटी। देखिए जब आपने, आपको एक ही बनाने का एक ही तरीका है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप चाहे यूएसए में चले जाइए या फिर आप यूएसए की जगह आप कहाँ चले जाइए, दूसरे देश में चले जाइए, इंडिया में आ जाइए, तो दोनों में आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं अगर आपका मेजरमेंट कॉमन है तो। कॉमन फॉर्मेट पर ही आधारित है आपके अकाउंट तो। अब आपका फॉर्मेट अलग है अकाउंट का, इनका अलग है, तो आप उसमें कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयरेबिलिटी को क्या बढ़ावा देते, ये जो होती है आपकी कॉमन फॉर्मेट और कॉमन यूनिट जो होती है मेजरमेंट करने की, ये किसको बढ़ावा देती है? कंपेयरेबिलिटी को। आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी पोजीशन अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अब ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे बताया गया है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो मे बी प्रिपेयर्ड इन द मैनर ऑफ द मैनेजमेंट डिसाइड्स। जैसा मैनेजमेंट कहता है, जैसे प्रबंधन कहता है, जैसे प्रबंधन कहता है, उसके द्वारा जो उसने तय किए हैं तरीका, भाई इस तरीके से बनाओ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या उसका तरीका चलेगा? नहीं चलेगा भाई उसका तरीका। क्या चलेगा? जो आपके कंपनीज को बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। क्या बताया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताते हैं, वो क्या फॉर्मेट देते हैं, उसी फॉर्मेट से आपको बनाने पड़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सॉरी बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपका रीजन है, ये असर्शन था और अब रीजन है। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो नोटिफाइड किए गए हैं, कहाँ पर बताए गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में, वो कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये भी गलत कह रहे हैं, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही बातें यहाँ पर गलत की गई हैं। अब आपको ऑप्शन छांटना है, क्या ए सही है, आर सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन करता है, ऐसा नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी क्या कह रहा है? बोथ असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। लेखांकन वित्तीय लेनदेनों और घटनाओं की पहचान, अभिलेखन, वर्गीकरण और सारांश सारांशीकरण करता है। लेखांकन
इसके अलावा उनके परिणामों की व्याख्या करता है और उन्हें उपयोगकर्ता तक पहुँचाता है। हाँ भाई, ये तो बात हम पढ़ कर आए थे। ये तो बात ठीक है। पहली बात तो यहाँ ठीक है, दूसरी देखते हैं कि कारण क्या है इसका। बही खाता पद्धति भी लेखांकन के समान कार्य करती है। बही खाता मतलब बुक कीपिंग, जो बुक कीपिंग है वो वही काम करती है जो अकाउंटिंग करती है, ऐसा नहीं है। ये तो रुक जाती है, क्लासिफाइंग पर ही रुक जाती है, समराइजिंग ये नहीं करती, इंटरप्रेटिंग ये नहीं करती, कम्युनिकेटिंग ये नहीं करती, सारांश ये जो है व्याख्या नहीं करती, तो दोनों सेम कहाँ हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर गलत कह रहा है, पहला सही दूसरा गलत, कौन सा होगा ऑप्शन? ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरी मेहनत से देख ली और एक बार इन नोट्स को जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी थ्योरी शामिल की है आपके लिए, आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने कुछ थ्योरी ये रही देखिए, ऐसी भी की है कि आपकी बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये भी की है। इन सबको आप ज़रूर देखें, इससे क्या होगा फिर, आप आसानी से समझ सकते हैं पूरी थ्योरी। देखिए, अगर मैं यहाँ थ्योरी पूरी शामिल करने लगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मुझे क्या है, जो ज़रूरी बातें हैं, उनको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बही खाता वहां से शुरू होता है जहां लेखांकन समाप्त होता है। कह रहे हैं बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स। क्या ये बात सही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहना चाहिए जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहां अकाउंटिंग शुरू होता है। ये उल्टा बोल रहे हैं कि बुक कीपिंग शुरू होगा, तो ये तो बात गलत हो गई। दूसरा, अकाउंटिंग इज द हिस्टोरिकल इन अ नेचर एंड इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन द करंट वर्थ ऑफ द बिजनेस। कह रहे हैं कि ये जो होता है ट्रांजैक्शन जो होते हैं, अकाउंटिंग जो होती है ये हिस्टोरिकल होती है, मतलब जब ट्रांजैक्शन हो जाता है उसके बाद लिखी जाती है। इसका मतलब पीछे पर ये ध्यान देती है कि पीछे क्या हुआ था, किसको कितना दिया, किससे कितना खरीदा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, मतलब स्टेटमेंट सेकंड सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वसनीयता का अर्थ है कि वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी साक्ष्यों पर आधारित आधारित त्रुटि रहित और पक्षपात रहित हो। बात तो सही कह रहे हैं। बस विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी, तो यही देखा था अभी हमने। फिर कह रहे हैं विश्वसनीयता विवरणों, वित्तीय विवरण या सूचनाओं की एक गुणात्मक विशेषता है। विश्वसनीयता वित्तीय विवरणों और सूचनाओं की एक गुणात्मक विशेषता है। ये भी बात सही कह रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही हैं, तो आंसर आपका ए करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ क्या होगा? क्रिया का अर्थ देखिए, अगर आप अपने पहनने के लिए शर्ट के लिए खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप अपने पहनने के लिए शर्ट खरीदते हैं तो इसको बोलते हैं बाय, मतलब खरीदना। और अगर आप शर्ट खरीदते हैं इसको बेचने के लिए, मतलब आप जो है आपका बिजनेस है कि आप शर्ट खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो ये आपके लिए क्रय हो जाएगा। क्रय मतलब ये आपके लिए परचेज कहलाएगा। तो परचेज को ही पूछा है यहाँ कि क्रय क्या होता है? तो क्रय होता है जब हम पुनः विक्रय हेतु माल खरीदते हैं तब। जब हम खरीदारी करते हैं पुनः विक्रय हेतु दोबारा बेचने के लिए जब हम चीज को खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है। तो याद रखना, आपको जो स्टॉक होगा आपका, वो स्टॉक आपका बाजार मूल्य और बाजार मूल्य और आपका कॉस्ट जो भी कम होता है उस पर ये रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा गैप। तो वहां पर बताया जाएगा कि आखिर ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। खैर, मैं आपको बता देता हूँ प्रूडेंस क्या है। प्रूडेंस कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए पहले ही प्रोविजन कर लीजिए, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए प्रोविजन मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं हैं? तो वस्तुएं कौन सी हैं? बिक्री के लिए निर्मित माल मशीनें, फर्नीचर के लिए खरीदा गया फर्नीचर, बिक्री के लिए खरीदा गया फर्नीचर, पुस्तक विक्रेता द्वारा खरीदी गई पुस्तक और स्टेशनरी, ये सभी क्या होंगे? ये सभी इनके लिए वस्तुएं मतलब गुड्स होगा। गुड्स में ये सब कुछ आ जाता है जो आप खरीद बेचने के लिए खरीद रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार छूट की अनुमति, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, इज आल्सो सेपरेट इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये अलग से अकाउंट में दिखाई जाती है, इसको अलग से नहीं दिखाया जाता है, या इसको फिर माइनस करके दिखाते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ द अबव। तो देखिए सही होगा
आपका इट इज़ नॉट सेपरेटली सो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाई जाती है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? अगर आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं हमें ₹1000 का भाई ये गुड्स जो है हमें बहुत पसंद है, इसे हमें ₹1000 में दे दीजिए। इसे बताइए कितने का है? शॉपकीपर दुकानदार कहता है कि भई ये है रुपए 1000 का। आपको पसंद आता है लेकिन आप कहते हैं नहीं ये तो महँगा है, कुछ कम कर लीजिए। वो कहता है चलो ₹100 कम दे देना, आप इसको ₹900 में ले सकते हो। आपने ₹900 में ही खरीदा और बाद में आप कह रहे हो कि आप मुझे तो जानते हो, हाँ, मैं आपको जानता हूँ। तो ये रुपया मैं आपको उधार लेके जा रहा हूँ 4 दिन, आपको मैं 1 सप्ताह बाद इसका ₹900 का पेमेंट कर दूँगा। तो जो शॉपकीपर है वो आपको लालच देता है और आपसे कहता है कि सुनो, देखिए हमने एक स्कीम चलाई है, अगर आप 5 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो आपको 10% छूट मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, इस लालच में आ जाते हैं और 2 दिन बाद जाते हैं और इसका पेमेंट करने पहुँच जाते हैं, तो आपको 5% छूट और मिल जाती है। मतलब ₹45 की छूट और मिल जाती है। 5% किसका? ₹900 का। 45 की जब आपको छूट मिल जाती है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाता है, वो मूल्य आपका ₹855 हो जाता है। तो आप ₹855 पेड करते हैं। अब समझिए देखिए, ये जो ₹45 थे, ये था आपका कैश डिस्काउंट, जिसका उद्देश्य जल्दी से पेमेंट कराना था और यहाँ पर ये जो छूट दी गई है, ये था सेल को इंक्रीज़ करना, जिससे सेल और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट। अब आप बताइए अगर आपसे कोई पूछेगा, "भई कितने की खरीदी है, कितने की है?" तो आप 900 की बताओगे या 1000 की? तो आप 900 की तो बताओगे, वो तो बार्गेनिंग थी, भाव हो रहा था तब। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी हम कहीं भी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, यही मैंने यहाँ ऑप्शन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के स्वामी वाली संपत्तियाँ मूर्त अचल संपत्तियाँ या अमूर्त अचल संपत्तियाँ हो सकती हैं? कह रहे हैं एसेट्स जो हैं ओन बाय द फर्म, जो फर्म की एसेट्स हैं वो टेंजिबल एसेट भी हो सकती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट हो सकती हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, आप इनको देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट हो सकती हैं, गुडविल हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ठीक है, ट्रेडमार्क हो सकता है, ये सब क्या है? और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? दिखाई नहीं देते। इंटेंजिबल एसेट भी हो सकती हैं, तो हो सकती हैं। पहली बात तो ये सही कह रहे हैं इसको। दूसरा, करंट एसेट में बी नॉट बी टेंजिबल एसेट, करंट एसेट को कह रहे हैं कि ये टेंजिबल एसेट नहीं होती हैं। तो टेंजिबल एसेट जो होती है करंट एसेट में क्या आ जाता है? डेटर्स हो जाते हैं आपके और क्या हो जाता है? आपका कैश हो जाता है करंट एसेट में। तो इनको कह रहा हो भी सकती है और ना भी हो सकती हो ये। ये हो भी सकता है कि टेंजिबल हो और हो भी सकता है ये टेंजिबल ना हो। तो देखिए बात तो यहाँ भी सही कह रहा, हो सकता है ना भी हो और हो सकता हो भी। तो क्या ये बात सही होगी? बिल्कुल सही होगी, दोनों ये बातें सही होंगी। इसमें क्या आएगा, जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग, आपकी जो है एक्रूड इनकम है, आपने कमा तो ली, मिली नहीं है, तो वो एसेट तो है, लेकिन वो क्या है? टेंजिबल नहीं है। तो दोनों हो सकती हैं, ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टिंग एसेट्स हैव लिमिटेड लाइफ, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय एक्सट्रैक्शन। कह रहे हैं कि क्षयशील संपत्तियों का जीवन काल सीमित होता है और निष्कर्षण से उनका मूल्य घटता है। बात सही कह रहे हैं। दूसरा, काल्पनिक संपत्तियां जो होती हैं वो इकाई द्वारा किए गए व्यय या हानि है, लेकिन एक वर्ष अवधि से अधिक समय में व्यय के रूप में उपलिखित कर दी जाती हैं। कह रहे हैं यहाँ पर fictitious assets are the expenditure and losses incurred by the entity but written off as expense in more than one accounting year। आपके कोई खर्च ऐसे थे, कुछ खर्चे जो आपने पहली साल में रिटर्न ऑफ नहीं किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और इनको आप ऐसे ही दिखा रहे हैं, तो ये क्या बन जाती हैं? फिक्टिशियस एसेट बन जाती हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Contingent liability are those liability which become liable on happening of an event। कह रहे हैं कि contingent liability वो liability होती है जो किसी के घटने पर घटना के घटित होने पर ही देय होती हैं, तभी ये लाइबिलिटी बनती हैं, तो इनको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कह रहे हैं। भाई बात बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। दूसरा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इज बिकम अ लाइबिलिटी इज पेबल बाय द एंटिटी। तो ये वह लाइबिलिटी है जो एंटिटी के द्वारा पे की जाती है। भाई पे तो की जाएगी, पे तो
की जाएगी। ठीक है, बात तो सही है, ये इसके द्वारा पे की जाएगी, तो इसी के बारे में यहाँ बात भी हो रही है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब सुनिए, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है क्या? माना आपका कोर्ट में किसी कस्टमर ने आपकी कंपनी पर केस कर दिया, केस कोर्ट में चल रहा है। अब वहां पर ये नहीं पता, जो उसको जो गुड्स दिया था वो था आपका 1,000 रुपए का। ठीक है, अब ये नहीं पता कि जज जो होगा वो आपके फेवर में निर्णय देगा या आपके अगेंस्ट देगा। अगर जज ने निर्णय दिया कि आप निर्दोष हो, तो ये लायबिलिटी नहीं बनेगी। और अगर आपको ये कह दिया कि आप दोषी हो और आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, तो ये 10,000 रुपए क्या बन जाएगी? ये आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। मतलब ना तो इसका अमाउंट फिक्स होता है, ना ही इसका देना फिक्स होता है कि ये देनी भी है या नहीं। ये डिपेंड करती है किसी इवेंट पर। दोनों बातें इसलिए यहाँ सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस। मतलब कह रहे हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये होता है जब आप सेल में से, रेवेन्यू मतलब सेल में से कितने का बेचा माल, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, माल जो बेचा है उसकी कितनी कीमत है, उसका खर्चा क्या है, वो आप माइनस कर देते हो, तब आता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो बात तो ये सही कह रहा है। अब इसी को देखते हैं क्या आगे बताता है इसके बारे में। नेट प्रॉफिट इज रेवेन्यू, रेज नेट प्रॉफिट क्या होगा? रेवेन्यू प्लस अदर इनकम लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो क्या ये बात सही कह रहा है यहाँ पर? तो देखिए, नेट प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट जब आपकी सेल आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, तो इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कम करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम करोगे, तब आएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि रेवेन्यू सेल में से प्लस कर दो अदर इनकम, अदर इनकम प्लस कर दो। सही है, चलो कर दी। फिर कह रहे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स तो लेस कर ही दो। ये कह रहा है नेट प्रॉफिट होगा यदि आप सेल में से, सेल में ऐड करो अदर इनकम और उसमें माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये तो बात सही है, लेकिन साथ में क्या माइनस होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस होने चाहिए। तो इसका मतलब दूसरा ये गलत कह रहा है, पहला सही है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जहां पर ए सही है बट आर आपका, बट आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। और आर इज नॉट, आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ए आर करेक्ट नहीं। ये ऑप्शन होगा कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नहीं ये गलत होगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, आर गलत। कौन सा सही होगा? बोथ असर्शन ए एंड असर्शन ए करेक्ट बट आर, डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी होगा। इसको आंसर को डी कर देते हैं। ठीक है, आंसर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध लाभ राजस्व और अन्य आय घटाए गए माल की लागत घटाए गए व्यय के बराबर होती है। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट इज रेवेन्यू प्लस अदर इनकम। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा जब आप सेल में प्लस कर दोगे अदर इनकम और लेस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस एक्सपेंसेस और खर्चे। यहाँ कह रहा है कि एक्सपेंसेस भी खर्च कर दोगे। अब आप देखिए, यहाँ पर कह रहा एक्सपेंसेस, अब वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं इनडायरेक्ट भी, तो ये बात यहाँ सही कह रहा है। ये तो ऑप्शन आपका सही है। नेट प्रॉफिट कब आएगा? सेल, जितने भी रेवेन्यू है उसमें से आप अदर इनकम वो ऐड कर दो और माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एक्सपेंसेस, इन दोनों को आप माइनस कर दो। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ बी करेक्ट होगा। ये सही कह रहा है, क्योंकि इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस एक्सपेंसेस, इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस एक्सपेंसेस इज मोर देन द रेवेन्यू प्लस अदर्स। कह रहे इनकम इज लेस। ये भी कह रहे हैं किस केस में? कह रहे हैं कि यदि बेचे गए माल की लागत और व्यय राजस्व और अन्य आय से अधिक हैं, तो
हानि होगी तो हानि हो सकती है। तो ये भी बात सही कह रहा कि बेचे गए माल की लागत और खर्चे अगर ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हानि हो जाएगी। तो ये भी बात सही कह रहा है। तो दोनों ही सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि पहले तो प्रॉफ़िट की बात कर रहा था, फिर लॉस की करने लगा। एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट है नहीं, बट ये हैं दोनों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाभ एक नियमित प्रकृति का होता है। गेन इज़ अ प्रॉफिट ऑन द रेगुलर नेचर। ये रेगुलर नेचर का होता है गेन। ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो रेगुलर नेचर का होता है। तो ये गलत कह रहा है, रेगुलर नेचर का नहीं होता। क्यों गेन जो कहा जाता है, गेन कहा जाता है उस लाभ को, अगर ये आपका आकस्मिक आकस्मिक है। कैसा आकस्मिक कैसा होगा? एक्सीडेंटल कैसा होगा ये? अचानक होने वाला। जैसे आपने सेल की फिक्स एसेट ज्यादा में बेच दी, उस पर प्रॉफिट हो गया आपको, या आपने शेयर इशू किए, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रॉफिट होंगे ये तो आ जाएंगे आपके, तो ये कभी हो सकते हैं, ये रेगुलर तो नहीं होते। तो इसका मतलब पहला जो कह रहा है ये गेन जो होता है ये गलत कह रहा है, रेगुलर नेचर का नहीं होता। दूसरा, प्रॉफिट इज द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम द एक्टिविटी। जो बिजनेस की एक्टिविटी है, उनको माल को सेल करने से जो इनकम हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसको बोलेंगे प्रॉफिट। ये बात सही है। और गेन किसको बोलेंगे? अगर आपने मशीन बेची है, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया। तो पहला गलत था, दूसरा सही है। प्रॉफिट इज द इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम एक्टिविटी। फ्रॉम एक्टिविटी, तो यहाँ कौन सी एक्टिविटी कहा है? लाभ व्यवसाय द्वारा गतिविधियों से अर्जित आय है। यहाँ बताना चाहिए था कौन सी गतिविधि है, तो ये भी बात यहाँ सही नहीं कह रहा है। बताना चाहिए था कौन सी गतिविधि। यहाँ बिजनेस गतिविधि है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, या अदर एक्टिविटी कौन सी? इसको बोलना चाहिए था कि बाय बिजनेस फ्रॉम एक्टिविटी। अच्छा, बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहा है, बिजनेस तो ये भी एक्टिविटी करेगा, तो इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी बी कहेंगे। कि पहला भी गलत और दूसरा भी आपका गलत है, ऑप्शन आपका बी होगा। दोनों ही इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लेखांकन के प्रत्येक आधार में व्ययों का लेखा किया जाता है। इन ईच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस और अकाउंटिंग व्हेन पेड इन कैश। यदि कैश में पेड होते हैं तब। व्हेन ईच इज नॉट पेड, जब ये पेड नहीं हुए हैं। व्हेन कैश इज पेड और नॉट पेड, या नन ऑफ दीज। लेखांकन के प्रत्येक आधार में ऐसा होता है, प्रत्येक आधार में, प्रत्येक बेसिस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, व्हेन पेड इन कैश कौन सी बेसिस की बात कर रहा? ईच बेसिस नहीं, तो सॉरी, यहाँ गलत हो गया है। यहाँ पर आएगा आपका कैश बेसिस। सही क्या है? कैश बेसिस की बात हो रही है, कैश बेसिस। तो यहाँ आप कर लें इसको कैश बेसिस। लेखांकन के रोकड़, नगद, नगद आधार, रोकड़ आधार। इसका मतलब दो बेसिस होते हैं। बिल्कुल दो बेसिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका, दो होते हैं। एक होता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, इसमें कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जितने भी नगद आप जिसमें पैसा आ रहा है या जा रहा है। एक्यूरल में दोनों तरह के, क्या तो वो नगद हो या क्रेडिट मतलब उधार हो, दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, दोनों को लिखे जाते हैं एक्यूरल बेसिस में। अगर बात करें तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होती है ना प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, या एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कैश बेसिस में नहीं लिखी जाती हैं, बट यहाँ पर ये लिखी जाती हैं। टेक्निकल नॉलेज की बात करें तो देखिए, इसमें टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत होती है एक्रूरल बेसिस में। लीगल पोजीशन जो होती है, देखो, एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, जो आपकी कंपनीज़ एक्ट है, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, वो किसको रिकॉग्नाइज करता है? एक्यूरल बेसिस को। और जबकि इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 में। दूसरी बात, एक्सेप्टेबिलिटी आती है इसकी। देखिए, ये जो ज्यादा एक्सेप्टेबल होती है वो आपकी मोर एक्सेप्टेबल ये होती है, ज्यादा जगह जो यूज की जाती है एक्यूरल होती है, और ये ज्यादा यूज नहीं की जाती है, ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती है। रिलायबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी इसमें होती है, क्योंकि एडजस्टमेंट भी कर ली जाती हैं। और यहाँ पर ये लेस रिलायबल होती है, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती। सुटेबल की बात करें तो ये सुटेबल किसके लिए होती है? जहां पर दैट इज द कॉम्प्लेक्स अवेलेबल एक्यूरल बेसिस,
मतलब एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग सुटेबल फॉर बिजनेस एज रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जहाँ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ एक्यूरल बेसिस रिक्वायरमेंट होती है। और जहाँ पर आपके कहते हैं जहाँ पर केवल आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपके कैश बेसिस पर देखे जाते हैं। तो ये आपकी बेसिस थी। अब आप अपने क्वेश्चन का आंसर आई होप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। तो यहाँ पर कैश बेसिस में बताइए क्या होता है। व्हेन कैश पेड, केवल जब कैश पेड किया जाएगा तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उधार को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये कह रहे कैश नॉट पेड, ऐसा नहीं है। कैश में कब होगा, कैश पेड हो, पैसा आए या जाए तभी कैश बेसिस में आप रिकॉर्डिंग करते हैं। उपार्जित आय, अंडर विच ऑफ द अकाउंटिंग एक्रूरल इनकम आर एडजस्टेड। अब आपसे पूछा है कैश बेसिस या एक्रूरल बेसिस है, दोनों, ये कोई सा नहीं। तो जो आपकी एक्रूरल उपार्जित आय है, उपार्जित आय, उपार्जित आय क्या होगी। देखिए ए है, आप हो ए, आप है मिस्टर ए, आपने मिस्टर बी का, आपने मिस्टर बी का कुछ गुड्स था उसको बिकवा दिया। ठीक है, मिस्टर बी ने कहा कि मैं आपको 1,000 रुपये कमीशन दूंगा। आपने इसका गुड्स बिकवा दिया, लेकिन अब इसका मतलब आपने ये कमीशन कमा लिया, बट उसने ये पैसे अभी नहीं दिए, साल पूरी हो गई। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी, ये आपके लिए एक्रूड इनकम कहलाएगी, उपार्जित आय। जो अर्न तो कर ली, कमा तो ली, बट रिसीव नहीं की। अर्न बट नॉट रिसीव, कमा ली बट उसको रिसीव नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम कहलाएंगे, हम इसको कहेंगे एक्रूड इनकम। और ये कहाँ पर एडजस्ट होती है, ये एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एडजस्ट होती है, क्योंकि कैश बेसिस में इसको एडजस्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश बेसिस में तो पैसे का आना जाना ही लिखते हैं। लेखांकन के उपार्जन आधार के अंतर्गत आय का लेखा तब किया जाएगा। अब किसकी बात करें, एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें कब लिखोगे आप, जब पैसा रिसीव्ड हो जाएगा या अन हो जाएगा, या अन एज वेल एज रिसीव्ड दोनों हो जाएंगे। तो सही होगा अन, जब आपने कमा लिया तभी आप लिखोगे, मिला हो या ना मिला हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेखांकन का कौन सा आधार मिलान सिद्धांत का पालन नहीं करता है। मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, मतलब जिस ईयर के एक्सपेंसेस है वो उससे ही रिलेटेड होने चाहिए, उसी से, और जो इनकम है उसी अकाउंट, उसी ईयर से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप 2025 की बात करें तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसके वो सारे आपको लिखने हैं, छोड़ने कुछ नहीं है, आपने दिए हो या ना दिए हो। और आपकी इनकम भी इससे आपको मिली हो या ना मिली हो, वो आपको लिखनी ज़रूरी है। इससे मैच करनी चाहिए, इस ईयर से आपके एक्सपेंसेस और इनकम। तो ऐसा किसमें नहीं होता है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में, दोनों पहलू बराबर होते हैं। ऐसे सुन लीजिए, डेबिट और क्रेडिट बराबर आते हैं। तो ये कहाँ नहीं होता है, ये कैश बेसिस में फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस देख लेते हैं। नकद आधार माल की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त राशि पर प्राप्त राजस्व को मानता है। कह रहे हैं कैश बेसिस जो कंसीडर है वो कहता है कि रेवेन्यू एज रिलाइज व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। कह रहे हैं ये कहता है कि केवल पैसा जब हाथ में आएगा तभी मानेंगे हम, हाँ भाई सेल हो गई। पैसा हाथ में नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे सेल हो गई है। फिर कह रहे हैं एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज करता है रेवेन्यू ऑन द रिसीव्ड अमाउंट अगेंस्ट सेल ऑफ द गुड्स। ये क्या कहता है, ये कहता है कि माल की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त राशि पर राजस्व को मान्यता देता है। तो ये इनकम कहता है। ये तो ये कहता कहता है अकाउंट अक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू ऑन रिसीट। जब पैसा मिल जाएगा, जब पैसा मिल जाएगा तभी ये कहता है कि हाँ भी रेवेन्यू हो गई। और दूसरा क्या था कैश बेसिस, कंसीडर द रेवेन्यू रिलाइज व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। तो देखिए पहले में तो ये बात सही है, दूसरे में ये बात गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पैसा मिले या ना मिले आपने सेल तो कर दी तो ये रेवेन्यू मानी जाएगी। ऑप्शन आपका डी सही होगा। असर्शन ये तो सही है, बट आर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कर्मचारी का वेतन 60,000 रुपये था, 2 महीने का बकाया है और शेष राशि का भुगतान किया जा चुका है। नगद लेखांकन के आधार पर चालू वर्ष के लिए व्यय के रूप में गणना की जाने वाली राशि होगी। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कितनी है, 60,000 रुपये। इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स, और 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है। रेस्ट अमाउंट आपने पेड कर दिया है। तो कह रहे हैं अमाउंट एक्यूमुलेटेड टू एक्सपेंसेस,
करंट ईयर कैश बेसिस के अनुसार कितना कहोगे? तो यहाँ ये देखोगे आप गया कितना है। अब आप देखिए 12 महीने की कितनी सैलरी है? 60,000 ठीक है, 1 महीने की कितनी होगी? डिवाइड कर दोगे 12 से तो ये आ जाएगा 5,000 तो 5,000 1 महीने की है। ठीक है, 2 महीने की कितनी हो जाएगी? 10,000 तो 10,000 सैलरी जो है ये आपने अभी दी नहीं है। 10,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि अभी आपने दी नहीं है। तो इसको आउटस्टैंडिंग सैलरी कहेंगे। तो देखिए यहाँ आप जो एक्सपेंस लिखोगे किसमें? कैश बेसिस में। तो कैश बेसिस में बस आप 60 में से 10 कम करके 50,000 रुपए का खर्चा दिखाओगे। आप कहोगे कि गया तो पैसा केवल 50,000 है, तो खर्चा जो हुआ है सैलरी का वो केवल 50,000 हुआ है। और एक्रूअल बेसिस में क्या कहते हैं? आप ऐसे दिखाते हैं कि 50,000 तो दे दिया, फिर इसमें प्लस करते हैं। 10,000 आउटस्टैंडिंग है, अभी दिया नहीं है, देना तो है भई इस साल का, तो आप बाहर कितना दिखाते हो? टोटल 60,000 दिखाते। तो कैश अकाउंटिंग में केवल 50,000 दिखाया जाएगा। ठीक है, कितना दिखाया जाएगा? 50,000 तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या होगा? कर्मचारियों का बकाया भुगतान किया जा चुका है, लेखांकन क्या चालू है के रूप में गणना की जाने वाली राशि होगी। 2 महीने का बकाया है, ऑप्शन गलत होगा भई, यहाँ ऑप्शन गलत है, सही कर लेते हैं एक बार। क्योंकि थोड़ा-सा ये गलत हो गया है, इसको एक बार दोबारा देखते हैं। थोड़ा-सा हमारा यहाँ थोड़ा-सा गलत हो गया है, थोड़े से गलत ने, एक मिस्टेक ने, कहते हैं ना एक छोटी-सी फुंसी पूरे बड़े से पहलवान को भी गिरा देती है, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? वैसे बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई मिस्टेक ऐसी हो भी जाती है तो हमारे सब्सक्राइबर भी इतने अच्छे हैं कि कमेंट में भी उसको ज़रूर लिख देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। और देखिए ऐसे-ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो कि बहुत ही बहुत ही अच्छा काम करते हैं। क्या? प्रूफ़ भी देते हैं साथ में कि इस तरह से सही है। तो कर्मचारियों का देखिए यहाँ गलती क्या थी? कर्मचारियों का वेतन 60,000 रुपए 2 महीने का बकाया है। ये जो 60,000 रुपए है ये 2 महीने का है। हमने इसको पूरी साल के मान लिया। तो 2 महीने का वेतन कितना है? 2 मंथ्स सैलरी। तो 2 मंथ सैलरी कितनी है? वो है आपकी 60,000। तो इस हिसाब से 1 महीने की कितनी हो जाएगी? 1 मंथ की कितनी हो जाएगी? 1 मंथ की 30,000 हो जाएगी। 1 मंथ की कितनी होगी? 30,000 तो 12 महीने की कितनी होगी? 12 महीने की हो जाएगी 3,60,000 ठीक है, तो आपने 3,60,000 नहीं दिए, आपने 2 महीने के नहीं दिए, तो दिए कितने आपने? दिए हैं आपने 3 लाख। केवल आपने 3 लाख रुपए पेड कर दिए। 2 महीने के 60,000 पेड नहीं किए। तो कैश बेसिस जो है वो कितना पैसा गया बस इसको दिखाएगा। किसको? 3 लाख को। ऑप्शन आपका ए होगा 3 लाख। ठीक है? ऑप्शन आपका ए होगा। और अगर एक्यूरल बेसिस होता वो पूरा दिखाता 3,60,000 कि भई 3 लाख दे दिए 60,000 देने बाकी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके मुझे बताइए। 60,000 3 महीने का बकाया है। 3 महीने का कितना? 60,000 और शेष राशि का भुगतान किया जा चुका है। तो अब आपको एक्रूअल एक्सपेंसेस करंट ईयर का बताइए, एक्रूअल बेसिस यूज़ करना है। हम वीडियो को तो पॉज़ कर दीजिए और जल्दी से बताइए। चलो, अब आप देखिए, देखिए यहाँ 3 महीने का कितना दिया हुआ है? 3 महीने का वेतन दिया है 60,000। 1 महीने का 1 महीने का वेतन या सैलरी का वेतन कितना हो जाएगा? 20,000 1 महीने का 20,000 है। तो 12 महीने का कितना हो जाएगा भई? 12 महीने का कितना हो जाएगा? अब आपने देखो 3 महीने 9 महीने का तो दे दिया। तो आपने जो पेड किया है, जो पेड किया 9 महीने का तो 1 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई 9 की इसमें कर लेते हैं, 9 दूनी 18 और 4 जीरो 1,80,000 1,80,000 9 महीने का तो दे दिया। अब इसमें आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपने दी नहीं है। तो वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। क्या है वो? 3 महीने की 3 महीने की कितनी है? 60,000 तो 60,000 को भी ऐड कर लेंगे। कितना आ जाएगा ये? 4 जीरो और 8 छः 14 और 2 2,40,000 तो सही आंसर क्या होगा? डी। जिन लोगों का आया है आंसर 240 वो बिल्कुल सही कर रहे हैं एक्यूरल बेसिस पर। अच्छा कैश बेसिस पर कितना होता? कैश बेसिस पर जितना दे दिया मतलब 1,80,000 होता कैश बेसिस पर। चलो इसको देखते हैं। पुरेवाल एक मोबाइल स्टोर चलाते हैं जहां वे मोबाइल फोन बेचते हैं
और उनकी मरम्मत करते हैं। लेखांकन की उपार्जन के अनुसार किन लेन-देनों को राजस्व माना जाएगा? इनकम किसे मानोगे? कैश सेल ऑफ मोबाइल, मोबाइल को नकद बेच दिया इसको मानोगे? हाँ। कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मोबाइल इसको मानोगे? नहीं। कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ मोबाइल एंड सर्विसेज किसके अनुसार कह रहे हैं? उपार्जन एक्रूरल, हाँ, दोनों को मानोगे। तो आपने चाहे कैश बेचा हो, चाहे क्रेडिट सेल की हो, मोबाइल और सर्विस की, वो दोनों ही एक्रूरल में इंक्लूड की जाएँगी। और अगर कैश बेसिस होता तो केवल नकद सेल देखते। नेक्स्ट देखते हैं। लेखांकन का उपार्जन आधार गैप का अनुपालन। गैप क्या है? जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस में यूज नहीं किए जाते हैं? कैश बेसिस में। तो यहाँ कह रहे हैं एक्रूरल बेसिस में इनका फॉलो होता है, ये फॉलो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सप्लिटेशन। इस पर एक्सप्लिटेशन किया जा सकता है। जो आपकी एक्रूरल बेसिस है, इस पर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो दोनों बातें तो सही है, लेकिन ये गैप के बारे में नहीं बता रहा, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, लेकिन बातें दोनों सही कह रहा है। पर ये नहीं है कि और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। लेखांकन समीकरण लेखांकन की द्वितीय प्रविष्टि पर आधारित है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो एसेट्स होती है बिजनेस की जो एसेट्स होती है, एसेट्स को क्या बोलते हैं? जो संपत्ति होती है, जो संपत्ति होती है बिजनेस की, वो किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है कैपिटल, वो बराबर होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। ठीक है, वो कैपिटल किसके बराबर होती है? पूंजी प्लस बाहरी दायित्व या दायित्व के बराबर होती है। ये भी आपको याद रखना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा है, तो ये डबल एंट्री पर आधारित होती है, हाँ, क्योंकि एसेट दोनों साइड बैलेंस शीट के बराबर आ रही हैं, तो ठीक है, आधारित होती है, बात सही कह रहे हैं। दूसरा, अकाउंटिंग इक्वेशन सुटेबल होती है हैविंग वेरी फ्यू ट्रांजैक्शन। ये वहीं पर ही होती है जहां पर बहुत कम ट्रांजैक्शन होते हो, ज्यादा इसको नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो वहां आप अकाउंटिंग इक्वेशन को नहीं बनाते हैं हम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किराएदार से प्राप्त 1,20,000 रुपए की सुरक्षा जमा राशि लेखांकन समीकरण को इस प्रकार प्रभावित करेगी। अब आप देखिए, एक तरफ आपकी एसेट है, एक तरफ क्या है? आपकी कैपिटल है और आपकी लाइबिलिटी है। कैपिटल और लाइबिलिटी है। आपने क्या काम किया? आपने क्या काम किया है कि यहाँ पर किराएदार से प्राप्त हुए हैं 1,20,000 रुपए। तो इससे देखिए क्या होगा? देखिए आपकी एसेट बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी एसेट? कि आपके यहाँ कैश जो होता है एसेट के अंदर, वो कैश बढ़ जाएगा 1,20,000 रुपए। तो एक तो आपकी एसेट बढ़ गई है, दूसरी तरफ क्या हुआ है? जो भी इनकम होती है, जो भी इनकम होती है, आमदनी होती है, उनसे हमेशा कैपिटल बढ़ती है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनसे आपकी कैपिटल कम होती है। तो आपकी कैपिटल भी 1,20,000 रुपए बढ़ जाएगी। तो देखते हैं क्या करेगी? ये क्या करेगी? इंक्रीज इन द कैश एंड इंक्रीज इन द रेंट। रेंट की तो कोई बात ही नहीं है। डिक्रीज इन द कैश, डिक्रीज इन द रेंट, इंक्रीज इन द कैश एंड इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, इंक्रीज इन द कैश एंड डिक्रीज इन द क्रेडिटर्स। देखिए, तो यहाँ सही क्या होगा? कैश को तो इंक्रीज करेगी, और ये इंक्रीज कर रही है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी को कह रहा है ये। टोटल लाइबिलिटी जो बिजनेस की होती है, क्योंकि कैपिटल भी क्या है? लाइबिलिटी होती है इंटरनल। तो ये टोटल लाइबिलिटी जो है, यहाँ यूनिबल लाइबिलिटी कौन सी? तो टोटल लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है इससे। तो आपकी एसेट भी बढ़ेगी और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब दोनों ही चीज यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दान में दी गई वस्तु का विक्रय मूल्य 15,000 रुपए था और क्रय मूल्य 12,500 था। समीकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इंक्रीज डेटर्स, डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और स्टॉक इंक्रीज, स्टॉक भी बढ़ेगा। जब आपने दान दिया है तो वो तो स्टॉक कम होना चाहिए। तो स्टॉक कहाँ डिक्रीज आ रहा है? अगले ऑप्शन में तीनों में ही डिक्रीज आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर भी डिक्रीज आ रहा है। तो डिक्रीज स्टॉक यहाँ भी है। देखिए, एक तो आपका स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा, जो आपके पास माल था, आपका स्टॉक था, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बात सही है। और साथ ही पैसा तो मिलना नहीं है उससे, तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी सही होगा। हाँ, अगर इनकम हो जाती तो कैपिटल कम ना होती।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है ये। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है, एक व्यापारी है, उसने कैपिटल जो है उसकी 2,30,000 रुपए है पूँजी, और देयता मतलब लायबिलिटी जो है वो है 90,000 रुपए। फिर बात कर रहा है अचल और चल संपत्तियों की, मतलब करंट एसेट और फिक्स एसेट की बात कर रहा है, उसका रेशो क्या है? 3:1। तो पूछ रहा है उसकी अचल और चालू संपत्तियां कितनी-कितनी होंगी। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि जितनी एसेट होती है आपको याद रखना उतनी ही हमेशा लायबिलिटी होती है। और एसेट्स में 2 तरह की एसेट्स बन जाती हैं। एक आपकी हो जाती है करंट एसेट, एक हो जाती है आपकी फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट। इसी तरह से लायबिलिटी भी 2 हो जाती हैं आपकी। एक लायबिलिटी होती है आपकी इंटरनल लायबिलिटी, जिसको इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? इसको कैपिटल कहते हैं। और इसी के साथ क्या हो जाता है? दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या आ जाता है? जो बाहर वालों का आउटसाइडर लोन है या बाहर वालों से पैसा लिया है। याद रखना ये दोनों हमेशा इक्वल आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि कैपिटल और बाहरी देयता इन दोनों को दे दिया। ये कितनी है? 2,30,000। ये कितनी है? 2,30,000 है। और ये कितनी है? 90,000 है। तो इनको आप जोड़ोगे, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3,20,000। कितना आ जाएगा? 3,20,000। देयता होगी टोटल 3,20,000। यहाँ तक क्या समझ में आई बात? क्लियर है? 2,00,000 3 20। ठीक है। अब ये इधर भी इतनी होती हैं, 3,20,000 इधर आएगा क्योंकि ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी करंट एसेट है और फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट तो है आपकी फ्री रेशो में, तो मान ले, और ये है आपकी एक रेशो में। मान लेते हैं ये तो है आपकी 1x और ये है आपकी 3x। ठीक है। तो 1x और 3x, दो 3x और 1x मिलकर कितने हो गए? 4x। तो ये टोटल एसेट कितनी है? 4x। तो हम कह रहे हैं कि 4x बराबर कितना है? 3,20,000 है। 4x इजिकल टू कितना है? 3,20,000। तो 1x की वैल्यू कितनी होगी? 3,20,000। 3,20,000 और अपॉन क्या आ जाएगा आपका? 4। तो इससे डिवाइड कर लेते हैं। 8 आ गई एक्स की वैल्यू 80,000। तो एक्स क्या था आपकी? फिक्स एस आपकी क्या था ये? सॉरी गलत बता दिया मैंने, यहाँ गलत लिख लिया। देखिए यहाँ पर क्या था? उल्टा हो गया। 3x तो है यहाँ, 3x और ये है 1x। तो करंट एसेट कितनी हो गई? तो करंट एसेट है आपकी, करंट एसेट तो यहाँ लिख लेते हैं इधर साफ जगह। करंट एसेट तो 80,000 होगी आपकी। करंट एसेट 80,000 और 80,000 एक ही जगह आ रहा है। आंसर तो यहीं से लग जाएगा। चलो खैर छोड़ो। तो करंट एसेट एक्स थी, एक्स तो हो गई 80,000 और आपकी फिक्स एसेट कितनी थी? 3x थी। तो इसका 3 गुना हो गया वो, तो 8, 8 3 जा 240। 2,00,000 2,40,000 आपकी क्या हो गई? ये होगी फिक्स एसेट। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापारी में जो धन लगाया जाता है वो कैपिटल कहलाता है। धन हो या आपका गुड्स हो। पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? पुस्तपालन का होता है मेंटेनिंग अकाउंट्स, ओपनिंग बुक्स। के पुस्तपालन यही तो बुक कीपिंग यही तो काम करती है, प्रारंभ पुस्तकों में लेखा करती है बस। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक विक्रेता ने 2,000 रुपए के माल को 1,800 रुपए में क्रेता को देता है। तो 200 रुपए का ये अंतर क्या होगा? ये होगी आपकी ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जब उसको इतने में दे रहा है कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है? तो जिम्मा लेना होता है ओनरशिप। किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? जो ओनर होता है वो ओनरशिप ले लेता है कि हाँ भाई जिसका भी पैसा मैं ले रहा हूँ उसका वापस करूंगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या? रिकॉर्डिंग करना इकोनॉमिक डेटा को या फाइनेंशियल डेटा को। अभी मैंने बताया अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, तो इसमें से बता दीजिए क्या होती है कि एसेट लायबिलिटी। देखिए एसेट्स जो होती हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती हैं। कैपिटल इधर कर दिया तो लायबिलिटी उधर क्या होनी चाहिए? माइनस, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कैपिटल एसेट, सॉरी यहाँ पर क्या कर दिया? कैपिटल एसेट इसकी, देखिए हिंदी में तो यहाँ सही है पूंजी। क्या है? संपत्ति माइनस दायित्व, तो ये भी गलत होगा। संपत्ति माइनस दायित्व नहीं होता। इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा आपका? माइनस कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस, ये भी गलत हो जाएगा।
पूंजी, सॉरी सॉरी, गलत नहीं, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, संपत्ति, एसेट तो यही है, एसेट तो यही है। इसी में क्या आ गया, ये जो दायित्व इधर माइनस में था, इधर आकर क्या हो गया, इधर जो प्लस में था इधर आकर क्या हो गया, माइनस। तो इधर क्या बचा, सी फॉर कैपिटल। एसेट माइनस लायबिलिटी होगा, इधर क्या बचा, कैपिटल बचा। इसका मतलब संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी हो गया। तो ये तो दूसरे में सही कह रहा है ना, दूसरा तो सही कह रहा है ना, पूंजी बराबर क्या हो जाएगा, संपत्ति माइनस दायित्व। तो यहाँ कह रहा है कैपिटल, तो यहाँ इजिकल टू हो जाएगा ये, कैपिटल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इजिकल टू था, इसको इज इक्वल टू कर लेते हैं, ये रहा, आप सही है। तो इसको देख लेते हैं, इज इक्वल टू, तो पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, ये सही है। कैपिटल कैसे आएगा, एसेट में से लाइबिलिटी कम कर दो। क्या ये सही हो सकता है कि एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल ये तो दोनों प्लस होते हैं, या माइनस है, छोड़ दो। एसेट प्लस कैपिटल तब लाइबिलिटी होगी, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका वही सही होगा। कैपिटल अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहेंगे आप, ये तो खैर हम आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में भी सीखेंगे। तो ये याद रखना हमेशा, ये पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये उस पर्सन से रिलेटेड होता है जिस जो बिजनेस कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि इक्विटी बराबर, कह रहा है इसमें से कौन सा समीकरण ठीक है। एसेट ओनर्स इक्विटी होता है, एसेट लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी होता है, तो बी सही है। ओनर इक्विटी मतलब कैपिटल। उसके बाद है आपका द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स, मतलब द हेड ऑफ ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्कर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो है आपका कोलकाता में लोकेटेड है। इसको आपको याद रखना है। आधुनिक लेखांकन का जनक किसको कहा जाता है, तो ये आपका ल्यूकास पेसोलोई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है, तो प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, ये इसका कार्य नहीं होता। जो रिक्वायरमेंट है, जरूरतों को पूरी करता है, एसेट को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजिंग को रिकॉर्ड करता है, ये उद्देश्य तो हो सकता है लेकिन इसका कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बात सही है, हाँ जी, बिजनेस की लैंग्वेज होती है। अकाउंटिंग सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है बिजनेसमैन को, हाँ जी, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका सही था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसकी लैंग्वेज बोला जाता है। 1 जनवरी को शुद्ध संपत्ति जो थी, एसेट जो थी, वो थी आपकी 60,000, ठीक है। और 31 जनवरी को कितनी थी, 31 जनवरी को 75,000, मतलब एसेट की ही बात करें, ये हो गई हैं 7500। अच्छा, पहले में 6,000 थी, दूसरे में 75, तो 7,500 हो गई। जनवरी में मालिक द्वारा आहरण 1,000 रुपये वो निकाल कर ले गया, तो माह का शुद्ध आय कितनी है। तो आय देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो शुरू में हमने पैसा लगाया ओपनिंग कैपिटल, और जो हमारे साल में कितनी कैपिटल है उसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, इसका माइनस कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी है, 31 जनवरी को 7,500 रुपए की, प्लस 1,000 रुपये घर भी ले गए थे, उसको वापस लाओ, तो ये 8,500 हो गया, माइनस ओपनिंग कैपिटल 6,000 रुपये आपने बिजनेस में लगाए थे, तो 7 और 1 8,500 में से 6,000 कम कर दो, 2,500 रुपये आपकी क्या होगी, इनकम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चालू दायित्व सन्निहित नहीं होते, करंट लाइबिलिटी कंस्टिट्यूट नॉट कंटिन्यूड, तो बिल्स पेबल, क्या ये करंट लाइबिलिटी है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर, या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन द डिवेंचर, ऋण पत्रों पर, बिल्कुल ये भी आउट, ये क्या होगी, करंट लाइबिलिटी। ट्रेड क्रेडिटर, ये भी करंट लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, ये भी करंट लाइबिलिटी। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को करंट नहीं कह सकते हो आप, क्यों, क्योंकि ये तो अलग दिखाई जाती है। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी को कहाँ पर दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है आपके नोट टू अकाउंट में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ये कहता है कि आपको जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है उनको कहाँ दिखाना है, नोट टू अकाउंट में शो करना है। तो आप इनको करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, इनका होना या ना होना किसी घटना पर डिपेंड करता है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या होगा, ये एक क्या होगा, ये एक लाइबिलिटी होगी। प्रीपेड जो आपने पहले ही पेड कर दिया, तो ये आपकी क्या बन गई, एसेट बन गई है, तो ये आपकी एसेट बन गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा। आपने जो सैलरी पहले ही पेड कर दी वो होगा, हाँ। ड्राइंग अकाउंट ये भी होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं दिया ये होगा, इसका मतलब सभी ये पर्सनल अकाउंट होंगे। इनमें से लेखांकन का कार्य क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रिपीटेड क्वेश्चन था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अपने आप दीजिए। तो यहाँ तक, देखिए जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ, छोटे क्वेश्चन है। कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है, ये रिपीटेड है। स्वामी द्वारा निजी उपयोग के लिए जो बिजनेस से निकाला जाता है पर क्रेडिट किया जाएगा, अगर देखिए
अगर बिज़नेस का ओनर पैसा या गुड्स निकालता है तो क्या एंट्री होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, आहरण खाता ऋणी मतलब डेबिट, और टू होता है आपका परचेज अकाउंट, मतलब ये होता है माल खाते का। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्रेडिट में क्या आएगा? परचेज अकाउंट आएगा। नेक्स्ट है भारत लेखांकन मानक परिषद, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपको ये जरूर डिस्क्लोज करना है कि आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं फॉलो कर रहे हैं या कौन सी फॉलो कर रहे हैं, वो बतानी जरूरी होती हैं। चार्टर अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ था? चार्टर अकाउंटेंट अधिनियम जो पारित हुआ था 1949 में पारित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति का लेखा मानक 2, उसका विषय क्या है? तो उसका विषय है आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, कि कैसे इन्वेंटरीज को, स्टॉक जो है आपका बचा हुआ माल है उसको कैसे आप दिखाएंगे और कैसे आप लिखेंगे। आधुनिक लेखांकन किस नाम से किससे जाना जाता है? तो आधुनिक लेखांकन को रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन की, इसको कहते हैं आर्ट। ये क्या है? एक आर्ट है किस चीज की? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग और ट्रांजैक्शन को करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखा सूचनाओं का उपयोग वाला समूह कौन सा है? ओनर ऑफ द बिजनेस, मैनेजर ऑफ द बिजनेस, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये सभी यूज करते हैं। ये तो आपने याद किए थे ना, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके यूजर्स में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से आगे क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यहीं पर बस इसको रोक देते हैं। आज की वीडियो यहाँ पूरी हुई, और इसके बाद भी इसमें क्या है, कुछ आपके लिए नोट्स हैं इस पीपीटी में। वे नोट्स क्या हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नोट्स आपके लिए हैं, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ये भी आप जरूर देख लें। ठीक है, बुक कीपिंग आपने पढ़ लिया, अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया, अकाउंटेंसी क्या है? ये होती है थ्योरी, प्रिंसिपल्स एंड सिस्टेमेटिक systems of accountancy, why and how financial transaction are record, मतलब ये जो आप लेखा कर रहे हो ना, आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो इनको, इन सबको जो बताती है वो होती है अकाउंटेंसी। ठीक है, जो आप फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो, उनको एनालिसिस कर रहे हैं, वो क्यों तैयार कर रहे हो, कैसे तैयार करोगे, वो बताती है आपकी अकाउंटेंसी। ठीक है, तो ऐसे आप इनको देख लेना। देखिए ये क्या है, रोल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस है, क्या क्या इसके रोल होते हैं, ये मैंने आपके लिए इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, ये लिमिटेशन भी थी इसकी, अकाउंटिंग क्या नहीं करती है, फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती, जो ये बताती है 100% सही नहीं होता है। और दूसरा क्या है, अवास्तविक जानकारी देती है, अनरियलिस्टिक होती है, वो रियल नहीं होती। इग्नोर कर देती है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपके स्टाफ स्टाफ की वैल्यू नहीं बताती। और इग्नोर कर देती है ये इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल चेंज को, उनको ये रिकॉर्ड नहीं करती है। और ये विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। विंडो ड्रेसिंग आप अपने इसको दिखावटीपन यूज कर सकते हो, बढ़ा चढ़ा कर दिखा सकते हो अपने अकाउंट को। तो इस तरह के ये कुछ हैं रोल ऑफ बिजनेस के, रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको नोट्स में ये मिल जाएंगे। ये बड़े अच्छे मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। आप देखिए यहाँ पर कि आखिर ये जो 3 टर्म्स हैं, इन 3 में देख सकते हैं, ये प्रोसीज है कि अकाउंटिंग आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, और आपके मेजरिंग में क्या होता है, ये सब नोट्स आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इतना मेहनत आपके लिए ये टीम कर रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को ये वीडियो, ये नोट्स पहुंच जाए जो लोग पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी आप अपनी अच्छे से रखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई नहीं, आप इसको 2 दिन में देख सकते हैं। स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। रिकॉर्डेड का यही फ़ायदा होता है कि आप उसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे किसके साथ? प्रैक्टिस सेट के साथ। वो किसके लिए होगा? टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए, या जो कॉन्सेप्ट जानता है और अपने आप को ये कहता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, तो तैयार हो तो आ जाओ मैदान में। नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी को लगातार जारी रखिए।